ठीक है, ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम विद्युत धारा नामक चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस अभ्यास प्रश्न में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या क्या बोलते हैं सही और गलत का कथन पर निशान लगाइए, वो सब तो आप अपने आप ही कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो बेटा हम अभी क्या करते हैं, प्रश्न पांचवा, ठीक है, पांचवा प्रश्न वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है उसमें दिया हुआ, अंतर स्पष्ट कीजिए। किनके अंतर स्पष्ट करने हैं हमने, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल तथा एमीटर और वोल्ट मीटर के, इनके अंतर को हमने क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना। और जो बाकी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति और जो सही कथन गलत कथन सब है, वो सब जो है, वो सब बहुत ही आसान सवाल है। वो आप अपने आप करने की कोशिश या प्रयत्न कीजिए। अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, और जो सैटरडे शनिवार के दिन जो हमारे प्रश्न पूछते हैं हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करें। हम सभी अपने नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, हम अभी शुरू कर देते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, यानी कि पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए सभी स्क्रीन पे देखिए, ये प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं आपके। ठीक है, ओके, तो हम पहला कर रहे हैं अंतर स्पष्ट करना। ठीक, तो हमारा पहला जो कंपैरिजन है, यानी कि अंतर स्पष्ट करना, उसमें पहला दिया हुआ है प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल के बीच का अंतर हमने क्या करना है, उसको हमने लिखना है। तो सभी तैयार हो तो लिखना शुरू कर दीजिए सारे। पहले हम इस प्रकार से रोज बनाएंगे। इसमें देखिए क्रम संख्या, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इस प्रकार से आप अपने नोटबुक पे खींच दीजिए। ठीक है, तो पहला क्रम संख्या, पहला लिखिए, क्रम संख्या पहला, उसमें हम देखते हैं प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल के जो डिफरेंस है, उनके बीच के जो अंतर है वो हम लिखने जा रहे हैं। लिख लिया सबने, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल। चलिए, तो पहला अंतर क्या है देखते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का पहला अंतर। चलिए देखिए, पहला, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक, यहां पर द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो पहला अंतर पता लग गया आपको, क्या है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए इसका। ओके फाइन, दूसरा अंतर, अगर आप नहीं लिख पाए तो हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा, प्राथमिक सेल, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसमें प्राथमिक सेलों में, ठीक है, तो प्राथमिक सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। द्वितीयक सेल में क्या होता है, द्वितीयक सेलों में क्या होता है, इन सेलों को उपयोग में लाने पर, जी जी जी, ओके ओके, पहला लिखिए, आप लिखिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का पहला अंतर लिखिए। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल
वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। लिख लीजिए आराम से, समय है आपके पास। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब दूसरा अंतर देखें हम। दूसरा अंतर देखिए बच्चों, क्या है दूसरा अंतर? यहाँ पर नंबर 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर लिखकर आप लिखिए, प्राथमिक सेलों में या इन सेलों में, हम प्राथमिक सेल के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। तो इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। और द्वितीयक सेलों में क्या होता है? इन सेलों में या इन सेलों को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कि ये अनुत्क्रमणीय नहीं होते, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा अंतर, प्राथमिक और द्वितीयक सेल का दूसरा अंतर है ये भी आप लिख लीजिए। जी लिख लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। इन सेलों को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यह है दूसरा अंतर प्राथमिक और द्वितीयक सेल के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बीच का अंतर, एमीटर और वोल्ट मीटर का अंतर, ये सब एग्जाम में आने वाला है आपके। चलिए दूसरा डिफरेंस लिख लीजिए। अब तीसरा लिखे हम। तीसरा अंतर क्या है लिखते हैं। चलिए, क्या है तीसरा अंतर? ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये 3 नंबर लिखिए यहाँ पर और लिखिए, प्राथमिक सेल के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं, यानी कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्राथमिक सेल का या इसका किसके बारे में लिख रहे हैं? प्राथमिक सेल के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। लिख लीजिए तीसरा डिफरेंस। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट कौन सा है देखते हैं। अब चौथे में क्या दिया हुआ है, इनके जो है उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो चलो, प्राथमिक सेल के उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे? लेक्लांशी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल इनके उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये? प्राथमिक सेल के। लेक्लांशी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल। और द्वितीयक का देखो बेटा, बैक्टीरी, सीसा संचायक सेल इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीयक सेल का उदाहरण है, यहाँ पर इस कॉलम में दिया हुआ है। क्या दिया है? बैक्टीरी, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल के उदाहरण है। ये आप चौथा पॉइंट यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखकर आप लिख लीजिए। लेक्लांशी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल क्या है?
इनके उदाहरण है प्राथमिक सेल के। बैटरी, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल के उदाहरण है। लिख लिया सबने? अब दूसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा, हम किसके बीच के अंतर को स्पष्ट करने वाले हैं? एमीटर तथा वोल्ट मीटर का। ठीक है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के अंतर को हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। अगला, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, सबने लिख लिया होगा, है ना? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर हमने लिखा, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इन सेलों को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? इसका यानी कि प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अगला देखिए, लैक्लाशी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल, इनके उदाहरण किसके उदाहरण है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। जबकि बैटरी, सीसा संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण है। आगे बढ़े हम, सबने लिख लिया? यस। अब हम लिखते हैं, सभी लिख लीजिए। अंतर स्पष्ट करना है हमें किसका, किसके बीच का बेटा? एमीटर तथा वोल्ट मीटर का। ठीक है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर का हमने क्या करना है अभी? इनके बीच का अंतर स्पष्ट करना है। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, दो लाइंस ऐसे खींच दीजिए बीच में। एक जगह, एक साइड पर एमीटर लिखिए, दूसरी जगह पर वोल्ट मीटर लिखिए, और नंबर वाइज उसके, जैसे हमने पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके पॉइंट हम लिखते जाएंगे। ठीक, चलिए पहला पॉइंट लिखे हम, एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। क्या धारा मापी जाती है? कौन सी धारा? विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, तो एमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। ये देखा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक धारा है कि नहीं है। ठीक, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो ये समझ में आ गई, पहला डिफरेंस समझ में आ गया सबको? पहला क्या है? एमीटर की सहायता से क्या किया जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है, तथा वोल्टमीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ये है हमारा पहला डिफरेंस, पहला अंतर। ये लिख लीजिए, नंबर 1। लिख लिया? अब दूसरा पॉइंट लिखे हम। अगर कोई लिख नहीं पाया तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, अगला डिफरेंस देखो बेटा, क्या है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर अब नहीं, जब। ठीक है, जब, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। जब मीटर को विद्युत परिपथ में, किसमें? एमीटर को क्या किया जाता? ये जो है एमीटर है। ठीक है, यहाँ पर एमीटर है बेटा, यहाँ पर काट दीजिए और एमीटर लिख लीजिए यहाँ पर। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। यहाँ पर अब नहीं, एमीटर लिखिए। एमीटर को विद्युत परिपथ में
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को चालक तार में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, ये है इसका दूसरा अंतर। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को चालक तार में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लिया सबने? अब देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा देखो क्या है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो ये है हमारा तीसरा अंतर। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जी, आपने लिखा नहीं दूसरा पॉइंट? ये लिख लीजिए दूसरा पॉइंट। राम सिंहपुर स्कूल ने हैंड रेज किया है। ये देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा। एमीटर, यहाँ पर एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को चालक तार में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हमने कहा कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, बहुत कम होता है, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है तो होता है कितना हो सकता है? शून्य होता है। जबकि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। सभी लिख पा रहे हो ना? चलिए एक और बार देख लेते हैं एमीटर और वोल्टमीटर को। एमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, जबकि वोल्टमीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दूसरा पॉइंट, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को चालक तार में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। सबने लिख लिया ना? आगे बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए पुस्तक में क्या दिया हुआ है। ये दिया है, सॉरी इसमें और थोड़ा सा और पॉइंट्स भी है बेटा। अगला देखिए, एक और पॉइंट हम दो और पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। जो हमारा एमीटर है ना, इसका जो है मात्रक
एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। आपको पता है एमीटर का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी, आदर्श जो है वोल्ट मीटर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आप लिख लीजिए। यानी कि जो एमीटर है उसका मात्रक एम्पियर है, जबकि जो वोल्ट मीटर है उसका मात्रक वोल्ट है। और आपको पता है ना कि ये जो एमीटर है उसे कैसे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाया जाता है, बी से दर्शाया जाता है ना। ये देखो, यहाँ पर बी नहीं, ठीक है बेटा, यहाँ पर बी लिख लीजिए। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ये देखिए बेटा, एमीटर को हम ए से दर्शाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम बी से दर्शाते हैं। ये आप करेक्ट करके लिख लीजिए, ठीक है, सही सही लिख लीजिए। यहाँ पर बी करके लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर वी, अंग्रेजी का जो वी लेटर है ना, अल्फाबेट वी, वो लिख लीजिए। ये मैंने बोर्ड पे दिखाया हुआ है आपको, ए और बी। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है, यानी कि जो एमीटर है उसका मात्रक एम्पियर है, जबकि वोल्ट मीटर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है, एमीटर को, वोल्ट मीटर को बी द्वारा दर्शाया जाता है, बी। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखो बेटा क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ प्रश्न हमारा क्या है, छठवां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक है। हमें थोड़े से मात्रक दिए हुए हैं और आपने बताने हैं कि ये कौन कौन से भौतिक राशि के मात्रक है। ठीक, तो लिख लीजिए, कूलॉम दिया हुआ है। आपको पता है जो कूलॉम मात्रक होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है ना। तो कूलॉम, कूलॉम आवेश, क्या आगे आप लिख लीजिए, आवेश। अब अगला देखो बेटा, एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा। लिख लिया सबने, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। अगला देखिए, वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। देखिए, विभवांतर, वोल्ट, लिखा, वोल्ट लिख लिया सबने। अब देखो, जूल, जूल, यह ऊर्जा का मात्रक है ना, ऊर्जा, जूल। फिर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह पढ़ के रखिएगा। ये सभी जो अभी प्रश्न में करवा रही हूँ ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो कूलॉम आवेश, एम्पियर विद्युत धारा, वोल्ट विभवांतर, जूल व्यय ऊर्जा, ओम प्रतिरोध, ये सभी फटाफट से लिख लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कूलॉम आवेश, एम्पियर विद्युत धारा, वोल्ट विभवांतर, जूल व्यय ऊर्जा, ओम प्रतिरोध। लिख लिया सबने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न सातवीं की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, देखो बेटा, प्रश्न सातवां दिया है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर या उनके आधार पर एक एक उपकरण का नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। ठीक,
ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहला है दिया हुआ हमें, पहला है चुंबकीय प्रभाव। क्या दिया है? चुंबकीय प्रभाव। तो इनके उपकरण क्या है जिस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर हमने पढ़ रखा है एमीटर व एवं वोल्टमीटर। लिख लीजिए, चुंबकीय प्रभाव, इन पर आधारित उपकरण हैं एमीटर एवं वोल्टमीटर। दूसरा है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के 3 प्रकार के प्रभाव हमने पढ़े थे, है ना? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव। तो इन तीनों पर आधारित इनके जो उपकरण हैं इनके सामने लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। चुंबकीय प्रभाव एमीटर एवं वोल्टमीटर, ऊष्मीय प्रभाव बल्ब तथा हीटर, रासायनिक प्रभाव विद्युत लेपन। तो ये उनके उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं। लिख लीजिए सारे। यस, लिख लिया। अब देखो बेटा, प्रश्न 8वां क्या है? 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए। यह मेंस के साथ कैसे जोड़ा जाता है? आपने क्या करना है? 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखने हैं जो मेंस के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, है ना? तो उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो इनका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? लिखिए उत्तर को, सभी लिखिए। विद्युत परिपथ में लगे उपकरण। देखो कैसे कैसे उपकरण, कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं विद्युत परिपथ में? बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। तो 3 उपकरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं ना, बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। अब इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए, है ना, हमने कहा कि विद्युत का जब बुरी तरह से प्रभाव यानी कि प्रवाह होता है तो ये सारे उपकरण खराब हो सकते हैं, है ना? तो इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का को प्रयोग किया जाता है। पहले आप ये लिख लीजिए, विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि, इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है और यह तार का टुकड़ा यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। विद्युत रोधी आधार के कटआउट के रूप में लगाया जाता है। इस छोटे तार को हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। और इसे कैसे लगाया जाता है? इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? इसे इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक और बार ये आंसर देख लीजिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए ये देखिए। प्रश्न क्या था हमारा?
3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए, और ये बोला गया था कि इसे मेंस के साथ कैसे जोड़ा जाता है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े को प्रयोग किया जाता है, तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह तार का टुकड़ा कैसे लगाते हैं, विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं मेंस और फ्यूज के बारे में, हमने पिछले क्लास में बात की थी, है ना। कटआउट में लगाया जाता है, और इस छोटे तार को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। जब बुरी तरह से धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है, तो क्या होता है, फ्यूज जो है उसके जो तार है वो पिघल जाते हैं, जिससे कि बुरी तरह से धारा प्रवाहित नहीं होती, हम और हमारे जो उपकरण हैं वो खराब नहीं होते। और इसे मेंस में कैसे लगाया जाता है, इसे मेंस के श्रेणी क्रम में, इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सभी लिख लीजिए और पढ़कर भी आइएगा। अगली क्लास की आपका समय हो चुका है, अगले क्लास का। तो आप क्या कीजिए, अगले क्लास के लिए तैयार बैठिए। हम बाकी प्रश्न उत्तर अगले क्लास में करेंगे, ठीक। तो आज जो पढ़ाया, आज जो हमने प्रश्न उत्तर लिखे, वो सभी आप पढ़कर आइएगा। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।